Hello everyone. Today I'm going to start with the part 3 of the JavaScript tutorial series, and the topics that I'm going to cover are scope, foisting, strict mode, functions, error handling and arrays. तो फर्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट स्कोप। स्कोप में बेसिकली हम वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के स्कोप होते हैं, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। ES6 में हमारा ब्लॉक स्कोप को इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारे जो कीवर्ड्स हैं लेट और कॉन्स्ट जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे तो उसके थ्रू हमारा ब्लॉक स्कोप इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले हमारा ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप ही यूज होता था। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ग्लोबल, ब्लॉक और फंक्शन स्कोप हम कैसे यूज करते हैं। एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो उसका स्कोप कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है और मैं उसको फॉर लूप में एक्सेस कर सकता हूँ या किसी फंक्शन में या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में, तो वो स्कोप कहलाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के स्कोप होते हैं, ब्लॉक, फंक्शन और ग्लोबल। तो ES6 से पहले जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जस्ट ग्लोबल और फंक्शन स्कोप ही था। देन ES6 में हमारा लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुए और फिर लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हम ब्लॉक स्कोप डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप में क्या होता है कि जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये एक हमारा ब्लॉक बन जाता है। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, फॉर एग्जांपल लेट x इक्वल टू 10, सो आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ इधर, कंसोल डॉट लॉग एक्स। इसका हम रिजल्ट देखते हैं इधर। मैं नोड के थ्रू रन करूंगा, नोड स्कोप। सो देखिए ये रेफरेंस एरर दे दिया है कि x इज नॉट डिफाइंड, बट अगर मैं विद इन दिस पैरेंथेसिस, विद इन दिस ब्लॉक अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो इसको अब मैं दोबारा से रन करता हूँ और यस हमारा ये रिजल्ट आ गया 10। बट ये ट्रू होल्ड होता है सिर्फ हमारा लेट और कॉन्स्ट के केस में। सो अगर मैं कॉन्स्ट लेता हूँ तो ये सिमिलर बिहेवियर होगा इसका। इसको मैं करता हूँ कॉन्स्ट y इक्वल टू 20 और ये मैं ले लेता हूँ where z इक्वल टू 30 और यहाँ पे z प्रिंट करवा देते हैं y, और इसको भी मैं कर देता हूँ y और इसको हम कर देते हैं z। तो अब इसको रन करता हूँ मैं। तो इसमें विद इन ब्लॉक जब मैंने प्रिंट करा तो ये तीनों मेरे प्रिंट हो रहे हैं लेट, कॉन्स्ट और where के थ्रू। अब मैं इसको कॉन्स्ट में भी इसको अगर मैं बाहर इसको यूज करने की कोशिश करूंगा इस वेरिएबल को, तो ये मेरे को रेफरेंस एरर दे देगा बिकॉज ये विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस वेरिएबल को। सो सी फॉर y it has given me error, ओके। बट where के केस में ट्रू होल्ड नहीं करता। where अगर कोई भी वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ तो मैं आउटसाइड ऑफ ब्लॉक भी उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ z ही प्रिंट करा रहा हूँ तो इसमें हमारा रिजल्ट 30 आना चाहिए, 30। और ये मैं एक बार अंदर भी इसको प्रिंट करवा देता हूँ तो ये दो बार 30 आ गया है। दैट मीन्स वेयर को मैं विद इन ब्लॉक और आउटसाइड ऑफ ब्लॉक भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट लेट और कॉन्स्ट ये हमारा ब्लॉक स्कोप में आ जाते हैं। तो विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ही मैं एक्सेस कर पाऊंगा इनको। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन स्कोप। सो फंक्शन स्कोप भी बेसिकली सेम ही होता है ब्लॉक स्कोप की तरह, बट इसमें वेयर अगर मैं किसी को डिक्लेयर करता हूँ किसी वेरिएबल को तो उसको भी मैं आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता। विद इन दैट फंक्शन ही मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो सपोज मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन ए, और मैं इस वेरिएबल को आउटसाइड एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को रेफरेंस एरर देगा, सी एक्स इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये विद इन दैट फंक्शन ही मैं यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली ये कॉन्स्ट और वेयर के लिए भी सेम अप्लाई होता है। तो इसको मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन बी, और इधर मैं करता हूँ फंक्शन सी।
सो वाई के लिए भी नॉट डिफाइंड, बिकॉज विद इन अ फंक्शन ही कर सकते हैं हम कॉन्स्ट को भी एक्सेस। और अब जेड के लिए देखते हैं, जेड के लिए भी नॉट डिफाइंड। सो फंक्शन स्कोप हमारा होता है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर मैंने किसी वेरिएबल को डिफाइन करा है तो विद इन दैट फंक्शन ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। अगर हम अपने वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, मींस किसी भी फंक्शन के बाहर या किसी ब्लॉक के बाहर, तो हम उसको ग्लोबली एक्सेस भी कर सकते हैं, मींस उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट कॉन्स्ट और वेर को ग्लोबली डिक्लेयर करता हूँ, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनसाइड फंक्शन। लाइकवाइज मैं y और z के लिए भी कर दूंगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये विद इन अ फंक्शन मेरा वेरिएबल जो मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करे हैं वो हमारे एक्सेस हो पा रहे हैं कि नहीं। सो ये इनसाइड फंक्शन है और इसको भी मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा, और कॉन्स्ट y को भी। सो मैं इसे रन करूंगा तो ये हमारे विद इन अ फंक्शन मीन्स यहाँ भी मेरा इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और आउटसाइड फंक्शन भी वैल्यू मेरी डिस्प्ले होगी। इसको मैं कर देता हूँ आउटसाइड फंक्शन। y और z के लिए भी हम सेम करेंगे। सो अब इसको रन करेंगे। सो सी 10 आउटसाइड फंक्शन, 20 आउटसाइड फंक्शन, 30 आउटसाइड फंक्शन। अब ये मेरा डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये फंक्शन को तो मैंने कॉल ही नहीं करा, तो इन फंक्शन को भी मैं कॉल कर देता हूँ। फर्स्ट a, देन b एंड देन c। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो ये मेरा है 10 आउटसाइड फंक्शन मीन्स x, देन 20 y, देन 30 मीन्स z आउटसाइड फंक्शन। देन मैंने इनसाइड के कॉल करे थे तो मेरा आ गया 10 इनसाइड फंक्शन, x इनसाइड फंक्शन, देन y जो मेरा 20 है ये इनसाइड फंक्शन, 20 इनसाइड फंक्शन एंड 30 इनसाइड फंक्शन। तो ये होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। तो नेक्स्ट है हमारा होस्टिंग। होस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सो बेसिकली होता क्या है होस्टिंग में कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर इवन इफ अगर हम उसे नीचे डिक्लेयर करेंगे उसे इनिशियलाइज करने के बाद, तो भी वो एट द टॉप कंसिडर करता है। जब भी जावास्क्रिप्ट कोई प्रोग्राम को रन करता है तो जो भी वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर होते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चेक करेगा और उसको टॉप में ले जाएगा। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। सो सपोज हमने x को इनिशियलाइज कर दिया, x इक्वल टू 35, देन उसको मैं प्रिंट कराता हूँ console.log x, देन अब मैं उसको डिक्लेयर करूंगा where x। सो ये मैं रन करूंगा तो हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी नोड होस्टिंग। सो सी हमारी वैल्यू आ गई 35। सो बेसिकली जब ये रन करता है तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ये वेरिएबल x को यहाँ से कट करके ये टॉप में ले जाता है, तो जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो सब टॉप में चले जाते हैं। अब होस्टिंग में अब मेरा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको तो ये टॉप में ले जाता है, बट अगर मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करी है, कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करा, मींस इनिशियलाइजेशन होती है लाइक ये वेर एक्स को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 35। सो अगर मैंने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है, डिक्लेयर कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो वो टॉप में नहीं जाएगा। सो मैं एक console.log y करा लेता हूँ और y को मैं इनिशियलाइज करूंगा बाद में, where y इक्वल टू 45। सो सी रिजल्ट हम चेक करते हैं, ये हमारा अनडिफाइंड आ गया y के लिए। तो बेसिकली अगर ये सिर्फ वेरिएबल y होता और इसकी वैल्यू मैंने ऊपर इनिशियलाइज कर रखी थी तो ये रन करता, बिकॉज ये जस्ट वेरिएबल y को लेके ऊपर कट कर देता, पेस्ट कर देता। बट अगर मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है किसी वेरिएबल की तो वो उस पे होस्टिंग अप्लाई नहीं होती।
बट लेट और कॉन्स्ट के केस में हमारी होस्टिंग अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एक्स हमने 35 ले लिया था, यहाँ पे अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ लेट एक्स, तो ये मेरा एरर दे देगा, ये मेरा रन नहीं करेगा। सी इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। सिमिलरली अगर मैं इसको कॉस्ट डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल एक्स को, तो भी ये रन नहीं करेगा। तो होस्टिंग हमारी लेट और कॉस्ट के केस पे अप्लाई नहीं होती, जस्ट ये वेर के केस में अप्लाई होती है। जैसा कि हमने होस्टिंग में देखा था कि हमने अपने वेरिएबल को एज अ वैर डिक्लेयर करा था, तो हमने सब बॉटम में डिक्लेयर करा था, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट जब उसको रन करता है तो उसको एट द टॉप ले जाता है। तो जब जावास्क्रिप्ट एक्चुअली रन कर रहा है तो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो सारे वेरिएबल्स को पहले टॉप पर ले जाएगा, फिर उसको रन करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा कंपाइल टाइम बढ़ेगा। यहाँ तो हमारा एक वेरिएबल था, बट जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हो सकता है हमारे पास काफी वेरिएबल हमारे नीचे डिक्लेयर हो, तो उन वेरिएबल्स को कट करके टॉप पे ले जाना, फिर कोड को रन करना, तो ऑप्टिमाइजेशन टाइम उसका बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड है। तो स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं उनको चेक करता है। तो अदर मिस्टेक जैसे वो हो सकते हैं हमारी कि कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है var x, और उसमें को मैं रीडिक्लेयर कर देता हूँ, तो स्ट्रिक्ट मोड हमारे क्या करेगा, उस एरर को थ्रो कर देगा। तो इसको मैं आप प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट में हमारा किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे करा था x इक्वल टू 35 और मैंने बाद में डिक्लेयर करा था, तो वो एक इशू है। तो जब मैंने इनिशियली इसको इनिशियलाइज करा था तभी मुझे डिक्लेयर करना चाहिए था कि वो वैर टाइप है, लेट टाइप है, कॉन्स्ट टाइप है। तो स्ट्रिक्ट मोड के थ्रू मैं दिखाता हूँ हमें कैसे अपनी मिस्टेक पता लगेगी। सो मैं यहाँ गया, स्ट्रिक्ट मोड के लिए जस्ट मुझे यूज करना है यूज स्ट्रिक्ट। सो नाउ इसे मैं रन करता हूँ। सो सी ये मेरे को इसने एरर दे दिया, एक्सेस नॉट डिफाइंड। सो यूज स्ट्रिक्ट अगर मैं करता हूँ तो हमारी वेरिएबल की डिक्लेरेशन जरूरी है। तो अब इसको मैं पहले अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, सपोज अगर मैं इसे टॉप में डिक्लेयर करता हूँ, तो ये कोई एरर नहीं देगा मेरे को। अब लाइकवाइज इसको var x इक्वल टू में डायरेक्ट डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज भी कर सकता था, वो भी मेरा रन करेगा। सी मेरे पास कोई एरर नहीं है। बाकी डिस्प्ले के लिए तो हम सेम यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग एक्स, तो मेरा एक्स डिस्प्ले करा देगा। स्ट्रिक्ट मोड में भी हमारा स्कोप होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन abc, और उसमें मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ y इक्वल टू 45। देन जो ये मेरा स्ट्रिक्ट मोड था, इसको मैं ग्लोबली की जगह विद इन द फंक्शन ब्लॉक ले लेता हूँ, और इस फंक्शन को मैं अब कॉल करता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। तो सी मेरा ये एरर आ गया, y इज नॉट डिफाइंड। सो ये विद इन दिस ब्लॉक, तो ये इसका वही फंक्शन स्कोप हो गया इसका। तो ये मैंने स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई करा इस फंक्शन को, तो ये इस फंक्शन को इसने चेक करा कि वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करा है या नहीं करा, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी मेरे एरर्स होंगे वो सब इस मेरे को ही थ्रो कर देगा, वो सब मेरे को डिस्प्ले करा देगा। किसी भी डेवलपर का एम होता है कि मेरे कोड में रिडंडेंसी ना हो। रिडंडेंसी मींस कि अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, कोई वैल्यूज़ वगैरह, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स लेता हूँ, तो मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट का मेरे को परसेंटेज डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले सबको टोटल करूँगा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, देन उसकी मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा। तो बार बार करने की जगह, बार बार मैं सेम कोड लिखने की जगह, मैं उसकी जगह एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें कि मैं एक बार कोड लिख दूंगा बस कि ऐसे ऐसे ये मेरा फॉर्मूला है, इसके थ्रू मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके बाद वो हम फंक्शन इसको क्रिएट करेंगे, और जब भी हमें कोई वैल्यू चाहिए तो जस्ट हम उसको वैल्यूज पास ऑन कर देंगे एज अ पैरामीटर। तो वो हमारे फंक्शंस होते हैं। तो अब हम एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले है मेरा यूजर ए। उसका मुझे जस्ट अभी सम करना है। उसके मैथ्स में 3 थे, देन हिंदी में 2, देन इको में 4। लाइकवाइज 2 सब्जेक्ट और मैं ले लेता हूँ, तो इन सब का मुझे सम करना पड़ेगा। लाइकवाइज मेरा एक यूजर बी और सी भी ले लेते हैं हम। यूजर बी देन यूजर सी,
वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ, इसमें 23, 24 और इसमें भी कुछ वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ। इसको मैं 80 कर देता हूँ, इसको 40 कर देता हूँ। तो यहाँ हमें 1 बाय 1 सम करना पड़ रहा है, इसको एडिशन करना पड़ता है। इसका वैल्यू देखते हैं हम, नोड फंक्शंस। सो सी, यूजर ए मेरा 27, यूजर बी 135, यूजर सी 67। अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन सम। तो सम मेरे फंक्शन का नाम है। इसमें हमने कितने सब्जेक्ट थे हमारे, 1 2 3 4 5, तो 5 हम पैरामीटर्स ले लेंगे, ए बी, इनका नाम कुछ भी ले सकते हैं हम पैरामीटर का। और इसमें मैं रिटर्न कर देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब लाइक वाइज अगर मुझे ये करना था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो सिंपली मैं सम में वैल्यूज पास कर दूंगा। तो इससे मैं लिख दूंगा सम 3, 2, 4, 8, 10। लाइक वाइज बी के लिए भी करना पड़ेगा हमें, 3, 2, 40, 80, देन 10। और लास्ट यूजर सी के लिए सम 23, 2, 24, 8, 10 और ये फंक्शन क्लोज। तो अब इसको रन करता हूँ। सो सी, मेरा रिजल्ट आ गया है। तो ये तो मैंने एक नॉर्मल फंक्शन लिया था, बट क्या होता है कई बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती है, हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है जो हमारे एपीआई से, या डेटा टेबल है हमारी, कोई टेबल वगैरह है जहाँ पे स्टोर करते हैं, लाइक MySQL, कोई भी डेटाबेस है हमारा, MySQL हो गया या फिर हमारा MongoDB हो गया, वहां से हमारी वैल्यूज आ रही है। तो हम ये थोड़ी ना करेंगे कि उसको बार बार सम करते रहेंगे, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करा, फिर टोटल करा, फिर एवरेज कैलकुलेट करी। तो हम एक सिंपल एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, फंक्शन को हम लिख देंगे और फिर उस फंक्शन में हम वैल्यूज पास कर देंगे, देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा एरर हैंडलिंग। तो मैं यूजर का ही एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस में कोई यूजर है, यूजर एक्स, बट उसकी वैल्यूज हमारी स्टोर नहीं हो रखी, उसके सब्जेक्ट्स की वैल्यू स्टोर नहीं हो रखी थी, और उसे मैं फंक्शन में पास करता हूँ उसकी वैल्यूज, वैल्यूज तो मेरी अनडिफाइंड है, उसमें कोई वैल्यूज ही नहीं है, और जो नंबर ही नहीं है उसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो मेरा वो एरर थ्रो करेगा। तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसलिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में बेसिकली हमारा होता है ट्राई, कैच, थ्रो और फाइनली। जो ट्राई का ब्लॉक होता है उसमें हम अपना कोड रन करते हैं। कैच में अगर कोई एरर आता है बाई चांस, जैसे मुझे पता लग गया कि वैल्यू में मेरी अनडिफाइंड थी, तो उसको कैसे मैंने हैंडल करना है, लाइक मैं उसको जीरो से रिप्लेस कर सकता हूँ। देन थ्रो में कई बार जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्शंस होती हैं, तो अगर कोई एरर आ गया उसको मैं क्या डिस्प्ले कराऊंगा वहां मैं थ्रो में देख सकता हूँ। देन फाइनली आता है मेरा, फाइनली का होता है कि वो मेरा जो फाइनली में कोड होता है वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे वो ट्राई में आए चाहे कैच में। जब वो पहले ट्राई में गया, अगर वो कैच में जाता तो सही है, नहीं जाता तो भी ट्राई या कैच जिसमें भी गया तो फाइनली में वो जाएगा ही जाएगा, वो मेरा जो पर्टिकुलर कोड है वो एग्जीक्यूट हो गई होगा। तो एक सैंपल है हमारा, एक ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक में जो भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वो हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। देन जो भी अगर हमने कोड लिखा है और उसमें कोई एरर आती है तो हम कैच ब्लॉक में हम उसको एरर को हैंडल करेंगे। फाइनली ब्लॉक हमारा रन करेगा जब वो ट्राई और कैच के बाद आता है। तो ये कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे मेरी एरर है या नहीं है। तो इसको एक बार रन करके मैं पहले बताता हूँ एक कोड क्या है। इसमें मैंने एक टेम्परेरी कोड ले लिया कि सपोज हमारे पास कोई कोड होगा, लाइक यूजर ए इक्वल टू दिस, यूजर बी इक्वल टू दिस, या फिर कोई सम है या कोई मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी है। तो ये मैंने कोड लिखा, देन मैंने एक वेरिएबल ले लिया, बट मैंने इसे डिफाइन नहीं करा है, तो ये हमारा एक एरर थ्रो करेगा। और लास्ट में मैंने ये इसी ट्राई ब्लॉक में एक कोड ये लिख दिया, कंसोल लॉग करा लिया है कि सम मोर कोड अंडर ट्राई ब्लॉक, विच मीन्स कि अगर यहाँ पे मेरा एरर आ गया तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कैच ब्लॉक में आ जाएगा। इसको पहले हम रन करके देखते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा नोड एरर हैंडल जेएस। सो सी, स्टार्ट ऑफ अवर कोड, ये मेरा डिस्प्ले हो गया। देन
फिर मेरा इसने क्या करा कि एरर थ्रो कर दिया, इसने ये सम मोर कोड अंडर ट्राई ब्लॉक ये मेरा डिस्प्ले नहीं कराया, इसने डायरेक्टली ये कैश ब्लॉक में चला गया क्योंकि हमारा एरर था। तो इसमें दिखाया इसने एरर हैज ऑकर्ड, ये रहा एरर हैज ऑकर्ड, ये तो मेरा सिंपल टेक्स्ट है। देन ये एरर नेम ये हमारा हो गया रेफरेंस एरर, और एरर का मैसेज यूजर एबीसी इज नॉट डिफाइंड। तो जो भी ये एरर होता है इस ऑब्जेक्ट में हमारा नेम आता है और मैसेज आता है। तो मैं दिखाता हूँ, तो ये मैंने कर दिया एरर डॉट नेम, इसको मैं रन करूंगा अब। सो सी मेरे यहाँ पे जस्ट एरर का नेम आया कि मतलब किस टाइप का एरर, रेफरेंस एरर। देन मैं इसको मैसेज कि एरर में क्या मैसेज था, तो हमारा मैसेज था यूजर एबीसी इज नॉट डिफाइंड। तो जो भी मेरी मिस्टेक हुई थी ये ट्राई ब्लॉक में वो कैच में हमने पिक कर लिया उसको हैंडल करने के लिए, इसलिए कैच ब्लॉक होता है। देन फाइनली मेरा ये होता है दिस विल ऑलवेज रन आफ्टर ट्राई कैच, तो ये रन करेगा ही करेगा चाहे वो ट्राई और कैच में गया या फिर वो सिर्फ ट्राई में गया या फिर वो सिर्फ कैच में गया। सपोज ये अगर मैं यूजर एबीसी टॉप में कर देता तो मेरा स्टार्ट ऑफ अवर कोड ये भी डिस्प्ले नहीं होता, ये डायरेक्टली ही मेरा कैच एरर में चले जाता। तो इसमें ये देखिए फर्दर कोड रन्स हियर, ये तो मेरा ग्लोबल था, इसके बाहर दिस विल ऑलवेज रन आफ्टर ट्राई कैच, तो ये मेरा फाइनली ब्लॉक का मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया। अब सपोज मेरा कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स ये कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा। सो इसको रन करते हैं। सो सी कोई एरर नहीं है, तो स्टार्ट ऑफ अवर कोड ये जो ट्राई में था, देन सम मोर कोड अंडर ट्राई ब्लॉक, ये भी ट्राई ब्लॉक में ही था मेरा, तो ये दोनों रन हो गए। एंड दिस विल ऑलवेज रन ये मेरा फाइनली था और ये मेरा आउटसाइड था, एक ग्लोबल मैंने लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं थ्रो। थ्रो में बेसिकली हम कस्टम एरर्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया x10, तो ट्राई ब्लॉक में मैं एक कोड लिखूंगा कि x की वैल्यू अगर 10 है तो कोई इशू नहीं है, प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ x इज 10। बट अगर x की वैल्यू 10 नहीं है तो मेरा एक एरर थ्रो होगा x इज लेस देन 10। उस केस में क्या होगा, ये सीधा ट्राई के बाद जाएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितना भी कोड है मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अगर उसने देखा कि कंडीशन मैच हो गई मेरी कि x 10 नहीं है तो ये कस्टम एरर थ्रो करेगा। देन वो जाएगा कैच ब्लॉक में और ये एरर मेरा डिस्प्ले हो जाएगा कि दिस वन x इज लेस देन 10। तो ये एरर हैंडलिंग की टेक्निक है। सपोज यहाँ पे आता तो कैच ब्लॉक में जाके उसको दोबारा से x को मैं रीइनिशिएट कर सकता था या फिर मैं उसकी वैल्यू बढ़ा सकता था। तो ये ऐसे इसलिए हमारा थ्रो का यूज होता है। तो अब इसको मैं पहले रन करा के दिखाता हूँ। तो सी वैल्यू ऑफ x इज 10 ये मेरा डिस्प्ले हो गया, ये बिकॉज इसलिए क्योंकि ये कंडीशन तो मेरी मैच नहीं करी। अभी हमारा x इक्वल टू 10 है तो वो करेक्ट है मेरी कंडीशन, x इज नॉट इक्वल टू 10 ये मेरी कंडीशन मैच नहीं। तो ये ट्राई ब्लॉक में नीचे तक आया, इसने ये डिस्प्ले करा दिया। अब हम x की वैल्यू चेंज करते हैं, x की वैल्यू होगी 100। सो x इज नॉट इक्वल टू 10 मीन्स अगर x 10 नहीं है तो ये एरर थ्रो करेगा x इज लेस देन 10। या मैं ऐसे कुछ भी कस्टम लिख सकता हूँ लाइक x इज नॉट इक्वल टू 10। तो अब इसको रन करते हैं। सो सी ये इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे है इसने डायरेक्ट एरर थ्रो कर दिया, मीन्स उसने बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं करा, उसमें नीचे नहीं आया वो। ये वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 यहाँ पे मेरा डिस्प्ले नहीं हुआ, डायरेक्ट एरर में गया, कैच ब्लॉक में गया और इसने एरर मेरा डिस्प्ले करवाया। एक्स एरर इज जो मेरी स्ट्रिंग थी एक्स इज नॉट इक्वल टू 10। लाइकवाइज एक और कंडीशन लगाता हूँ मैं इधर। सपोज मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ ABC स्ट्रिंग। सो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी कि इफ नॉट अ नंबर x, देन वो एरर थ्रो करेगा x इज नॉट अ नंबर। सो सी हमारा ये एरर आ गया है x इज नॉट अ नंबर, क्योंकि यहाँ से हमने कस्टम एरर अपना थ्रो कर दिया कि जैसे ही हमें पता लगे कि x नंबर नहीं है तो वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा, वो एक एरर थ्रो कर देगा। मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम एरेज यूज करते हैं। तो सपोज हमें मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ बाइक्स को सेव करना है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है लेट, वेयर या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड्स। उन वेरिएबल्स के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं उन वेरिएबल्स में।
तो हमने बाइक 1 वेरिएबल है, बाइक 2 वेरिएबल है और बाइक 3 वेरिएबल है और मैंने लेट यूज करा, तो लेट बाइक 1 इक्वल टू बजाज, देन लेट बाइक 2 इक्वल टू टीवीएस, लाइकवाइज बाइक 3 इक्वल टू बीएमडब्ल्यू। और अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो मुझे हर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, तो बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3 कंसोल लॉग करा ली मैंने। इसको रन करते हैं तो मेरा है बजाज, टीवीएस और बीएमडब्ल्यू। अब एरे का हमारा काम होता है कि एक सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट बाइक इक्वल टू, इसमें मैं सबको स्टोर कर लूंगा, बजाज, सारे ब्रांड्स जितने थे हमारे, टीवीएस, देन बीएमडब्ल्यू, एक और ले लेते हैं सुजुकी। सो इसमें हमें एक सिंगल वेरिएबल जो कि बाइक है उसमें ही हमारी सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं। अभी तो हमारे फिलहाल 4 ही ब्रांड्स हैं या 3 ब्रांड हैं, बट इन केस हमारे पास 100 है, 200 है, तो हम ये तो नहीं हो सकता कि हम 200 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो हम एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसी में हम सारा स्टोर कर देंगे, तो एज एन एरे। तो ये जो मैंने ब्रैकेट्स दिया ये एक एरे बन गया है जिसमें कि हमारी सारी वैल्यू स्टोर है। और हमारा जो सिंगल वेरिएबल है लेट बाइक, बाइक जो हमारा वेरिएबल है उसमें ही सारी वैल्यू स्टोर है। तो एरे की वैल्यूज एक्सेस करने के लिए मैं सिंपली फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, फॉर लेट ए ऑफ बाइक, देन कंसोल डॉट लॉग ए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो एक सिंगल वेरिएबल जो मेरा बाइक है उसमें सारी मल्टीपल वैल्यूज मेरी सेव हो चुकी हैं और ये एक एरे है। तो नाउ मैं उसको डिस्प्ले कराऊंगा, तो डिस्प्ले कराते हैं हम इसको। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं रन करूंगा। सो सी बजाज, टीवीएस, बीएमडब्ल्यू, सुजुकी, ये मेरी सारी बाइक्स के नेम मेरे डिस्प्ले होंगे। तो मुझे बार बार ये वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है कि बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3। तो लाइकवाइज अगर सपोज इसी एग्जांपल में 100 200 बाइक्स होती तो मुझे लिखना पड़ता बाइक 1 2 3 4, लाइकवाइज 100 200 की काउंटेड तक। बट अगर जैसा मैंने इसमें एरे में सेव कर लिया एक बाइक एरे में, तो सिंपली मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैंने उसे डिस्प्ले करा लिया। तो यहाँ तो हम बेसिकली डिस्प्ले करा रहे हैं, बट क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स लिखते हैं हायर लेवल के, तो हमें काफी फंक्शंस एग्जीक्यूट कराने होते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ता है हर फंक्शन, और वो रिडंडेंसी हो जाती है क्योंकि हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर लूप के अंदर बस एक बार में वो फंक्शन को कॉल करता और वो सब कुछ रन हो जाता और हमारी वैल्यूज हमें मिल जाती। तो पार्ट 3 में हमने कवर करे टॉपिक्स स्कोप, होस्टिंग, स्ट्रिक्ट मोड, फंक्शंस, एरर हैंडलिंग और एरेज। पार्ट 4 में हम कवर करेंगे इवेंट हैंडलिंग, कुकीज, दिस कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट क्लासेस, क्लास इनहेरिटेंस, स्टैटिक क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।